ठीक है। तो आनुवांशिकी का मतलब होता क्या है, एक दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है वंशानुगति, एक आता है विविधता। वंशानुगति का मतलब होता है कि जैसे भी मतलब जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो अपनी अगली पीढ़ी में आते नहीं आते, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके लक्षण कैसे आएंगे, अगली पीढ़ी में आएंगे। अब कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं ना उनसे अलग लक्षण भी मतलब उसमें आ जाते हैं अगली पीढ़ी के अंदर। तो आनुवांशिकी के अंदर वंशानुगति और विविधता दोनों क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आपसे पूछे आनुवांशिक किसे कहते हैं, आनुवांशिकी का मतलब क्या होगा कि विविधता और वंशानुगति का, विविधता और वंशानुगति का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि सेम ही लक्षण प्रकट होए, जरूरी थोड़ी है कि माता पिता की जैसी ही संतान उत्पन्न होए। कई कई बार आप देखते हो कि जैसे माता पिता की हाइट अच्छी है, 5-5-6-6 फीट के हैं, लेकिन बच्चों की हाइट 3-3-4-4 फीट रह जाती है। तो विविधता का मतलब होता है अलग लक्षणों का प्रकट हो जाना। क्या होता है, अलग लक्षणों का प्रकट हो जाना। और वंशानुगति का मतलब क्या होता है, सेम लक्षण आ जाना। क्या आ जाना, सेम लक्षण आ जाना। अब इन दोनों लक्षणों के बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी। तो आनुवांशिकी देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वंशानुगति, गति व विविधता का, व विविधता, विविधता का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। सम्मिलित रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड आ गया अपने पास, वंशानुगति। क्या आ गया, वंशानुगति। तो वंशानुगति का मतलब क्या हो जाएगा, जो माता पिता होते हैं ना उनको बोलते हैं जनक पीढ़ी। क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। और जिनसे बच्चे पैदा हो गए उन्हें बोलेंगे संतति पीढ़ी। क्या बोलेंगे, संतति पीढ़ी। मैं जहां पर भी जनक पीढ़ी बोलूं, जहां पर भी क्या बोलूं, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, माता पिता। क्या हो जाएंगे, माता पिता। जहां पर भी मैं क्या बोलूं, संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी, तो संतति पीढ़ी का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे। ठीक है। तो आपसे पूछे कि जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, माता पिता को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी में जनक पीढ़ी। संतति पीढ़ी किसे कहते हैं, क्या, डॉटर सेल्स। हाँ हाँ, ठीक है। वंशानुगति है हमारे पास। ठीक है। इस वंशानुगति का मतलब क्या हो गया कि आनुवांशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरण होना। मतलब जो हमारे जेनेटिक्स के जो गुण है, जो हमारे जीन्स वगैरह है, उनका अगली पीढ़ी में क्या होना, ट्रांसफर होना। क्या कहलाती है, वंशानुगति। तो इसलिए क्या लिखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना। क्या कहलाता है, वंशानुगति कहलाता है। फिर बात आती है विविधता कि जो हमारी संतति पीढ़ी होती है, एक वर्ड आ जाता है विविधता। विविधता का मतलब क्या होगा, संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में जनक पीढ़ी से, पीढ़ी से अलग लक्षणों का, अलग लक्षणों का प्रकट होना। ठीक है। माता पिता की आंखें काली हैं और बच्चा कैसा हो रहा है, भूरी आंखों वाला, नीली आंखों वाला हो रहा है। ठीक है। माता पिता का कलर कैसा है, सफेद है, बच्चा हो रहा है काला। तो ये सारे लक्षण किस में आते हैं, विविधता में। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो विविधता के, जैसे आंखों का रंग, आंखों का रंग, जैसे हमारी लंबाई हो गई, रंग हो गया,
ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? विविधता। विविधता का मतलब क्या हो गया कि माता पिता के जो भी लक्षण है उन लक्षणों से क्या आना, अलग लक्षण आना। ठीक है, माता पिता की लंबाई बहुत ज्यादा है या माता पिता की हाइट छोटी है, बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा है, कई कई बार होता है अपवाद स्वरूप, तो ऐसे लक्षणों का भी क्या किया जाता है? स्टडी की जाती है। और किसमें की जाती है? विविधता में। अब इन दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। ठीक है, तो आप आनुवांशिकी का मतलब क्या हो गया? तो आप क्या लिख सकते हो? आनुवांशिक बराबर, आनुवांशिक बराबर वंशानुगति प्लस विविधता। आनुवांशिकी प्लस विविधता, तो ये दोनों साथ में होंगे तभी ही आनुवांशिकी कहलाएगी, एक से आनुवांशिकी नहीं कहलाएगी। तो वंशानुगति व विविधता का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहलाता है। अब बात आती है कि ये आनुवांशिक शब्द किसने दिया? ये आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो याद है वैज्ञानिक का नाम? मेंडल। आनुवांशिकी शब्द, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था विलियम बैटसन। विलियम बैटसन। ठीक है, इसने तो केवल शब्द दिया है। आनुवांशिकी शब्द है ना, जैसे अपना नाम होता है, कोई ना कोई देता नहीं देता घर पे, वैसे आनुवांशिकी शब्द किसने दिया? विलियम बैटसन ने दिया। ठीक है, फिर आती है आनुवांशिकी का जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आपसे पूछे आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो कौन आ जाएगा? वही बैटसन। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन आ जाएगा? बैटसन, विलियम बैटसन। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भारत में आनुवंशिकी का जनक कौन कहलाता है? एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन। ये 4 फैक्ट रखने हैं आपको याद। ठीक है, पूछ सकता है किसने क्या किया, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? विलियम बैटसन ने। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन कहते हैं? बैटसन को। आपके पूछ सकता है, क्योंकि छोटे लेवल पे मेंडल का भी पूछ सकता है थोड़ा बहुत। सारा खेल मेंडल का ही तो है यहाँ पे। मेंडल के बारे में भी पूछ सकता है कि जो मेंडल है उसका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये ग्रेगर क्या है ना, कौन सा देश था, कौन सा राज्य था, कौन सा शहर था, कौन सा गांव था, मेंडल की रुचि किस के अंदर अंतर्गत थी, है ना, मेंडल ने किस किस के ऊपर प्रयोग किया, ये सारी चीजें क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो थोड़ा बहुत अपन को इसमें मेंडल भी पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डालो मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले बात करें, मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और ये ग्रेगर थी, ये क्या थी उसकी? ये ग्रेगर क्या थी? उपाधि थी। क्या थी? उपाधि। और उपाधि भी जो मेंडल था, जो चर्च वगैरह के अंदर जैसे पादरी होते हैं ना, उस प्रकार से इसकी क्या थी? उपाधि थी। कभी आपसे पूछ सकता है कि जो मेंडल के आगे ग्रेगर लगता है, ये ग्रेगर था क्या? तो ग्रेगर क्या थी? उपाधि थी। क्या थी? उपाधि थी। आपसे पूछे मेंडल का जन्म कब हुआ? मेंडल के जन्म की बात करें तो 22 जुलाई 1822। ठीक है, तो मेंडल का जन्म है 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ठीक है, आपसे पूछे देश कौन था मेंडल का? देश कौन सा था?
कौन सी कंट्री का था मेंडल? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं करना है, ऑस्ट्रिया करना है। राज्य, राज्य कौन सा था मेंडल का? कभी गए नहीं ऑस्ट्रिया में? राज्य सिलिसियन। कौन सा राज्य था? सिलिसियन। प्रांत कौन सा था? या शहर बोल दे, शहर, मेंडल का शहर। बस एक इतना ही पढ़ा है आज तक, है ना? ऑस्ट्रिया तक। देखो, शहर ब्रून। गांव कौन सा था? गांव, ब्रून शहर। हम्म गांव कौन सा था मेंडल का? हाँ, शहर था वो तो। गांव पूछ रहा हूँ, गांव। जैसे देश हो गया, जैसे हमारा देश भारत, राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। सिटी कौन सी होगी हमारी? अजमेर। गांव तो आएगा ना। ऐसे थोड़ी हो कि तुम सिटी में हो, डायरेक्ट सिटी में लॉन्च हुए हो। हाँ, गांव कौन सा था मेंडल का? मान लो गलती से पूछ ले तो क्या करोगे? देखो, डिजेन डार्क, डिजेन डार्क। अब आपसे पूछ ले कि मेंडल का जो रुचि थी, रुचि किसमें थी? मेंडल क्या करना चाहता था? जैसे आपकी रुचि रही होगी, है कि नहीं है? तो आप भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे होंगे, लेकिन हो कुछ और रहा है कि नहीं है? ये सपने होते हैं ना बड़े बड़े, इंटरेस्ट। भाई जिंदगी देखो, हमेशा वो करवाती है जो लाइफ चाहती है। अपन चाहते हैं ना, वो कभी नहीं होगा आपसे। अब ये आपके साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ यही घटना है। मतलब कोई बनना क्या चाहता है, लेकिन मजबूरी में बन क्या जाता है कि नहीं है? सपने होते हैं शुरुआत में, इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है? इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट को दबाना पड़ता है उसको। फिर जैसे समय चल रहा है ना, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेंडल की रुचि बागवानी और मधुमक्खी पालन में थी। किसमें थी रुचि? आपसे पूछ ले कि मेंडल का इंटरेस्ट किसमें था, तो बागवानी वह मधुमक्खी पालन में था। अब आपसे पूछे कि मेंडल ने किस किस के ऊपर प्रयोग किए? हाँ, प्रयोग किस पे किए? हाँ, थेरेसियम, मटर और चूहे पर प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन जो प्रयोग किया, जो मटर पे ऊपर प्रयोग किया था ना, वही प्रयोग कैसा हुआ? सफल हुआ। सफल भी हुआ, असफल भी हुआ। तो इसमें पढ़ते हैं कि सफलता के क्या कारण है, सफल हुआ तो क्यों हुआ, और असफल हुआ तो क्यों हुआ। मृत्यु कब हुई थी मेंडल की? मृत्यु भूल गया। ना 6 जनवरी 1884 को मेंडल की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी ना। 6 जनवरी, जन्म के पास ही लिख लो, 6 जनवरी 1884। और सन 1900 के अंदर जो मेंडल ने प्रयोग किए थे ना, उन्हीं प्रयोगों को एक तो हॉलैंड के ह्यूडो ह्यूडो डी विर्ज नामक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के कोल कोरेंस थे, और ऑस्ट्रेलिया के इरिन वॉन फेरमेक थे। इन तीनों ने क्या किया कि वही प्रयोग किया और वही रिजल्ट प्राप्त किए जो मेंडल ने पहले ही प्राप्त कर लिए थे। तो कभी आ जाए कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो कितने वैज्ञानिकों ने और किए थे, तो कितने कितने किए थे? 3 वैज्ञानिकों ने किए थे, है ना? समकालीन कह सकते हैं।
और एक पत्रिका थी फ्लोरो पत्रिका, उसके अंदर मेंडल के क्या थे, जो शोध किए थे ना मेंडल ने, वो प्रकाशित हुए थे। तो एक पत्रिका का नाम लिख लेना कि मेंडल के शोध, मेंडल के शोध फ्लोरो पत्रिका में प्रकाशित हुए। लिख लो। होलैंड का हयूग, होलैंड का ह्यूगो डी व्रिज, होलैंड का ह्यूगो डी व्रिज। एक होलैंड का था ह्यूगो डी, बोर्ड में पता नहीं कित डी व्रिज, ठीक है, ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है, जर्मनी का कौन था, ऑल कोरेंस। जर्मनी का कौन था, कॉल कॉलिंस। और एक लास्ट था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का था इरविक वॉन शेरमेक। ये तीन वैज्ञानिकों ने 1900 के अंदर क्या किया था, तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ना, वो प्रयोग क्या किया था, इन्होंने किए थे। क्या, इरविन वोक शेरमेक, इरविन वोक शेरमेक। अब थोड़ी बात मटर के बारे में भी करनी पड़ेगी कि भैया मेंडल जो प्रसिद्ध हुआ था किसकी वजह से हुआ था, मटर के। अब आपसे पूछ सकता है कि वो मटर कैसा था, मटर कौन सा था वो, जंगली था, उद्यान था, या काबुली वाला था, या सफल मटर था, कौन सा था। हुँ? उद्यान मटर। कैसा मटर था, उद्यान मटर, मतलब जो बगीचे के अंदर जो मटर लगाते हैं ना, अपने नॉर्मल खाते वगैरह हैं, बगीचे के अंदर मटर लगाते हैं, वो उद्यान मटर था। तो लिख लेना कि मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए, मेंडल ने उद्यान मटर पर प्रयोग किए। अब इस उद्यान मटर की बात करें तो इस उद्यान मटर का नाम क्या होता है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। इस उद्यान मटर का नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। इसके कुल की बात करें कि कौन से कुल का है ये, कुल, अरे जैसे अपना कुल होता है ना, जैसे अपना गोत्र है, एक तो गोत्र होता है अपने, ठीक है, और एक अपना वंश होता है कि किस वंश के हो अपन। तो वैसे इसका क्या, कौन सा वंश है, कौन सा कुल है, इनके भी होते हैं पेड़ पौधों के अपनी तरह, जैसे अपनी जाति होती है, वर्ग होते हैं, इनके भी बहुत सारे होते हैं। वो अलग से वो चलती है इनकी, पादप आकारी की, पादप मतलब पादप के शरीर का अध्ययन करना, पादप की आंशिक संरचना का अध्ययन करना, तो अलग अलग चलती है इनके। तो जैसे हमारे होते हैं ना, वैसे ये क्या बोलते हैं, वायरस वगैरह है, विषाणु है, इनके भी होते हैं। इनके नाम देते हैं ना इनका, तो वो भी विधियां होती है कि किस प्रकार से नाम देते हैं। जैसे एंजाइमों के नाम है, वो किस विधि से देते हैं, बहुत सारी विधियां पढ़नी पड़ती है। आपको करवा रहे हैं एक ऊपर ऊपर का एक समरी होती है ना, सारांश, वो करवाते केवल आपको, तो उसमें भी हालत बुरी हो जाती है, दो चार पेज वो भी याद नहीं हो पाते। तो इसका कुल का नाम है लेग्यूमिनेसी। कौन सा कुल का क्या नाम है, लेग्यूमिनेसी। आपसे पूछ सकता है कि इसके कुल का नाम कौन सा है, लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र कितने होते हैं इसके अंदर, मटर के अंदर गुणसूत्र, हाँ 47, लिख लो इसमें गुणसूत्र 14। कितने गुणसूत्र होते हैं मटर के अंदर, 14 गुणसूत्र होते हैं।
अब शब्दावलियों पे चलते हैं अपन की शब्दावली क्या थी। एक हेडिंग डालो कारक, एक एक लाइन के हैं अब तो ना। आनुवांशिकी से महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो आपके सिलेबस में दे रखी है ना, ये लाइन दे रखी है आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियां। शब्दावली का मतलब उसके जो वर्ड हैं उनका मतलब क्या होता है। एक वर्ड लिखो कारक, कारक, फैक्टर, हिंदी में भी चलता है ना। तो मेंडल ने आनुवांशिकी की इकाई क्या कहा, कारक कहा। ठीक है, आनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आनुवांशिकी इकाई को कारक कहते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या है, पढ़ाया था। हाँ, अब क्या, वो तो आप ऊर्जा बता रहे हो कि 1 ग्राम प्रोटीन से इतनी ऊर्जा मिलती है। पर इकाई का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं। मैंने साफ साफ बढ़िया तरीके से लिखाया था कि एक प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो अम्लों से होता है, लिखवाया था ना। तो प्रोटीन की इकाई कौन सी होती है, एमिनो अम्ल। कौन सी होती है, एमिनो अम्ल। 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन के। उसी प्रकार से जो आनुवांशिकी का इकाई है, आनुवांशिकी का जन्म किससे होता है, कारक से। किससे होता है, कारक से। तो आनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है, कारक कहलाती है। क्या कहलाती है, कारक। और पूछे कि ये कारक शब्द किसने दिया था, कारक शब्द किसने दिया, एक जोहानसन नामक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने क्या दिया था, कारक शब्द दिया था। आपसे पूछ सकता है कारक शब्द किसने दिया। अगला लिखो युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। अब देखो इसको वैसे याद रखोगे, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। विकल्प का मतलब ऑप्शन। मतलब आपके पास इसके पास क्या रहेंगे, जोड़े के अंदर ऑप्शन रहेंगे। क्या रहेंगे, जोड़े के अंदर ऑप्शन। आपने देखा होगा कहीं पे ये आ रहा था, ऐसे इतना तो पढ़ा होगा ना, टीटी, टीटी, कहीं पे ये आ रहा था। इनका मतलब क्या था कि भाई यहाँ पे तो शुद्ध प्राप्त हो रहा है, और कैसा प्राप्त हो रहा है, लंबा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है टीटी का, दोनों छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक लंबा है, एक कैसा है, छोटा है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। मतलब जोड़े के अंदर ऑप्शन है कि नहीं है यहाँ पे, कि एक पेड़ तो क्या है, बड़ा है, दूसरा है बड़ा है, पहला ये भी छोटा है, ये भी छोटा, मतलब बोना, ये भी बोना, ये कैसा लंबा, ये कैसा छोटा। तो इसे बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। भाई जीन के ऊपर 2 अवस्थाएं पाई जाती है जो एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है। पूरक का मतलब ये होता है कि यदि एक अवस्था नहीं होगी तो दूसरी अवस्था भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। उसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। तो जीन की जो अवस्थाएं होती है, एक जो जीन होता है उस जीन के ऊपर क्या पाई जाती हैं, 2 अवस्थाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अवस्थाएं पाई जाती है। और दोनों अवस्थाएं किसमें होती हैं, जोड़े के अंदर स्थित होती है। और दोनों एक दूसरे क्या होती है, पूरक। मतलब ये नहीं है तो इसका काम संभव नहीं है, ये नहीं है तो इसका काम संभव नहीं है। इसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक। तो लिखो इसकी परिभाषा, जीन की 2 अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक होती है या विकल्पी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। जीन की 2 अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक होती है। ठीक है, लिख लिया। जीन की अवस्थाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं या विकल्पी होती है। क्योंकि देखो शब्दावली हार्ड है, तभी आपके शब्दावली दी है उसने। आई थिंक लिखो समयुग्म, समयुग्म जी, समयुग्म जी। अगला लिखो, अभी यहां पे देखो सम का मतलब क्या होगा, समान होगा।
युग्म का मतलब जो ऑप्शन होगा उसके अंदर दोनों भाई ऑप्शन है, ऑप्शन दोनों कैसे होंगे, समान। ठीक है, तो जीन के वैकल्पिक रूप का क्या होना, समान होना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जीन के वैकल्पिक रूप का समान होना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अपन लिख दे टीटी, टीटी ये समान है कि नहीं है, दोनों कैसे हैं, जोड़े में है कि नहीं है, और समान भी है, तो कैसे लिखेंगे, समयुग्म जी। और विषम युग्म जी में क्या हो जाएगा, असमान। क्या हो जाएगी, जीन के वैकल्पिक रूप असमान होना। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, टीटी। अब यहाँ पे दोनों समान है, असमान है, असमान है, तो इस वजह से क्या नाम दे दिया, विषम युग्म जी। और लिख लेना कि समयुग्म जी और विषम युग्म जी ये शब्द है ना, किसने दिए थे, इस वैज्ञानिक ने दिए थे ये शब्द। लिख लेना बैटसन, इन दोनों शब्दों के बारे में किसने बताया था, बैटसन ने बताया था। एक वर्ड आता है आपने सुना हो तो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। एक आता है जीन प्रारूप, सुने होंगे पहले, फिनोटाइप, जीनोटाइप। बैटसन वन नहीं है, बैटसन। हेडिंग बनाओ लक्षण प्रारूप। अब आपसे कोई पूछे कि आपके लक्षण दिखाओ, ठीक है, लक्षण आपके दिखेंगे, तो लक्षण अंदर दिखेंगे कि बाहर दिखेंगे, बाहर दिखेंगे। तो कोई भी जीव होता है उसकी बाहरी संरचना को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जीव की बाह्य संरचना, किसी जीव की बाह्य संरचना, जीव की बाह्य संरचना। ठीक है, तो बाहर की जो संरचना होगी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी, वो क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, और ये वर्ड किसने दिया था, जोहानसन। वर्ड लिख लेना, जोहानसन। एक आता है जीन प्रारूप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीव की आंतरिक संरचना, आंतरिक सर, कोई भी क्या है, जीव है, उसकी अंदर की स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं अपन, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जीनोटाइप। आंतरिक की जगह क्या आ सकता है, आनुवांशिक। लिख लेना, आनुवांशिक संरचना। एक वर्ड सुना होगा, प्रभावी, प्रभावी, अप्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या होता है, हाँ, प्रभाव कौन, कौन सी पीढ़ी में होगा, कौन सी पीढ़ी में होगा। कभी आप नोटिस करना, जैसे आपकी शादी हो गई तो जो आपके बच्चे हैं, जो ज़्यादातर उनकी जो बॉडी है तो आपके पिताजी के समान होगा उनका। पहला जो बच्चा होता है ना, उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर वगैरह होती है, मतलब वो दादाजी को जाता है पहला। कभी भी देख लेना, ये दादाजी से मिलता जुलता होगा वो। तो मतलब एक पीढ़ी दादाजी की थी, तो दादाजी के लक्षण कौन सी पीढ़ी में प्रकट हो रहे हैं, F1 पीढ़ी के अंदर। मतलब अपन कह सकते हैं कि बच्चे अपने बच्चे की
पीढ़ी के अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो प्रभावी का मतलब क्या होता है कि जो प्रथम पीढ़ी होती है उसके अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभावी। क्या बोलते हैं, प्रभावी। और ऐसे लक्षण जो प्रकट नहीं हुए हैं उन्हें बोलते हैं अप्रभावी। क्या बोलते हैं, अप्रभावी। तो दो वर्ड लिख लो, प्रभावी और अप्रभावी। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दूसरा आता है अप्रभावी। तो क्या हो जाएगा, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी, हाँ, ठीक है, जो आपकी प्रथम पीढ़ी के अंदर जो आपके लक्षण प्रकट हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रभावी लक्षण। और जो आपके लक्षण प्रकट नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, अप्रभावी लक्षण। एक वर्ड आता है संकर या संकरण, नाम सुना होगा, हाइब्रिड। अभी जैसे उराई जुताई का काम चल रहा है तो बीज लेके आते हैं, तो कौन सा लेके आते हैं, संकर बीज। संकर बीज का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड। लिखा आता है पन्नी पे, हाइब्रिड, है ना। तो उस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दोगला नहीं होता। मतलब जैसे अलग अलग शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। भाई अपन को क्या किया जाता है कि जैसे फसल प्राप्त करनी है बढ़िया वाली, ठीक है, तो बढ़िया वाली फसल प्राप्त करनी है तो अपन क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा कई बार, अपन देखते हैं कि अपने खेतों के अंदर कोई खेत में बढ़िया फसल हुई है तो उसका बीज रख लेते, नहीं रख लेते, उस बीज को रखते हैं, फिर वही बीज काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जो बीज वगैरह जाता है उसके सैंपल लिए जाते हैं। फिर ये जो हमारे यहाँ पे देखा होगा अनुसंधान केंद्र है तबी जी के अंदर, राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र, इनके अंदर क्या किया जाता है, जो बीज है ना दुनिया देश भर के उनको लिया जाता है। उनको लेने के बाद में वो क्या करते हैं, अलग अलग बीज लेते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवा के भाई इसके अंदर कौन से गुण है, इसके अंदर कौन से गुण है, ठीक है, उन गुणों को लेके नई संतति उत्पाद करते हैं। जब वहां से आगे से आती है वो फसल, तो हाइब्रिड की आती है ना, कृषि अनुसंधान केंद्र वगैरह आपने देखा होगा, हर जिले के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह की जांच वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हमारी हर फसल होती है उसकी क्या किया जाता है, संकरण तैयार किया जाता है। संकरण का मतलब माता पिता से अलग लक्षणों वाली संतति क्या कहलाती है, संकरण, हाइब्रिड। क्या कहलाती है, हाइब्रिड। सुना होगा डोली भेड़ का, सबसे पहले डोली नामक भेड़ का हुआ था। खच्चर होता है, खच्चर, है ना, खच्चर का नाम सुना है ना, वो घोड़ा होता है ना वो गधा होता है। भाई वो किस किसका, खच्चर किसका संकरण है, गधे और घोड़े का। भाई गधे और किस में क्रॉस करवाया था, गधे की प्रजाति के अंदर क्रॉस करवाया था, तो क्या निकला, खच्चर। वो खच्चर ना तो गधा रहा ना क्या रहा, घोड़ा रहा, तो उसे क्या कहते हैं अपन, संकरण। तो संकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो अलग अलग शुद्ध जनकों के मध्य क्या किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, मतलब निषेचन करवाया जाता है। तो निषेचन करवाने से जो अपन को उत्पन्न संतान प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, संकरण। क्या कहते हैं, संकरण। अब संकरण के अंदर एक आता है संकर ओज। क्या नाम आता है, संकर ओज। यदि जो क्रॉस करवाया है उस क्रॉस के अंदर जो संतति प्राप्त हुई है वो माता पिता से भी बेस्ट है, तो उसे नाम दे देते हैं संकर ओज। क्या दे देते हैं, संकर ओज। मतलब ऐसे लक्षण आ गए उसके अंदर जो उसके माता पिता के अंदर थे ही नहीं। मतलब अपन ने बेस्ट के लिए तो क्या लिया, अलग अलग प्रजाति ली, अलग अलग क्या लिए, दो व्यक्ति लिए, या अलग अलग अपन ने दो जानवर वगैरह फसल वगैरह कुछ भी ले ली, तो दो अलग अलग लिए, लेकिन उनकी क्वालिटी निकली है जो अलग ही निकली है, बेस्ट निकली है। इस वजह से जो बेस्ट क्वालिटी का होता है उसे बोलते हैं संकर ओज। क्या बोलते हैं, संकर ओज। एक वर्ड लिखो, संकरण।
देख लो, दो अलग अलग शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। दो अलग अलग शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? क्रॉस करवाया जाता है। जो जनक से भिन्न लक्षणों वाली होती है, जो जनक से भिन्न लक्षणों वाली होती है। जो जनक से भिन्न लक्षणों वाली होती है, इसे क्या कहते हैं? संकरण या हाइब्रिड। दूसरा लिखना संकर ओज। क्या लिखोगे? संकर प्रजाति को क्या कहते हैं? संकर प्रजाति जो जनक पीढ़ी से जनक पीढ़ी से भिन्न भिन्न लक्षणों वाला होती है। भिन्न भिन्न या श्रेष्ठ। होती है। फिर नाम तो ऐसे, लेकिन जब जब इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा ना, जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। अगला लिखो बैक क्रॉस, प्रतीप या पश संकरण। बैक क्रॉस इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस, हिंदी में बोलते हैं पश या प्रतीप संकरण। इसका मतलब क्या होगा कि जो F1 पीढ़ी है उसका क्रॉस वापस किससे करवा दिया? जनक पीढ़ी से। किससे करवा दिया? जनक पीढ़ी से। अब जैसे ये नॉर्मल जो गांवों के अंदर जो गाय भैंसे वगैरह होती है, उनका यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी मतलब जो डॉटर्स होते हैं, उनका उनका ही क्रॉस किससे करवा देते हैं? उनकी जो माता पिता है उनसे क्रॉस करवा दिया जाता है, मतलब जनक पीढ़ी से क्रॉस करवा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पश या क्रॉस, है ना, बैक क्रॉस। देख लो, इसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी का क्रॉस जनक पीढ़ी से करवाना, जनक पीढ़ी से करवाना। पीढ़ी का मतलब ले लेना जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकेंड। एक लिखो व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम उल्टा। संकरण, इसका मतलब क्या हो गया? जो जनक है उसका लिंग चेंज कर दिया। क्या कर दिया? लिंग परिवर्तन कर दिया। लिंग परिवर्तन करके उनके मध्य क्या करवा दिए? क्रॉस। मतलब मेल था तो उसको क्या बना दिया? फीमेल। और फीमेल को क्या बना दिया? मेल। फिर उनके बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम संकरण। यहाँ पे इस ये प्रकार का चिन्ह आ गया, इसे क्या मानोगे? क्या कहते हैं? और इसको उल्टा। ये ऐसा दिख जाए ना तो इसका मतलब ये तो क्या है? नर है। और ये ऐसा क्या है?
मादा है। ध्यान रखना चिन्हों का कि आनुवांशिकी में नर को किससे दर्शाया जाता है और मादा को किससे दर्शाया जाता है। देख लो इसमें जनक, इस व्युत्क्रम संकरण में क्या लिखोगे, जनक का लिंग परिवर्तन करके उनके मध्य क्रॉस करवाना। एक नाम सुना है, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। लिख लो परिभाषा, टाइम है कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण एकल संकर संकरण, इसका मतलब यह होता है कि एक लक्षण की विकल्पियों के मध्य क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। एक लक्षण की विकल्पियों का मतलब लक्षण तो एक ही है लेकिन कैसे हैं, अलग अलग। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि एक लक्षण की विकल्पी, ये तो क्या है हमारे पास, लंबा पौधा, और मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा पौधा है, बोना पौधा। इनके मध्य में क्रॉस करवाऊं, क्या करवा दूं, क्रॉस करवा दूं, निषेचन करवा दूं। ठीक है, इससे जो प्राप्त संतान होगी वो क्या कहलाएगी, एकल संकर संकरण। अब इसके बीच में अपन क्रॉस करवाते तो कैसे क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, इसके कितने टी है, 2 टी। इसके कितने हैं, 2 टी। तो इसका क्रॉस इससे करवाया, क्या मिलेगा अपन को, 1 टी ये और 1 टी ये। इसका क्रॉस अपन ने किससे करवा दिया, इससे करवा दिया, तो क्या मिला यहाँ पे भी टी। मिलना तो खैर वही है। इसका इससे करवाया तो क्या मिला, टी, और इसका इससे करवा दिया तो क्या मिला अपन को, टी। तो इसको क्या नाम दिया अपन ने, F1PD। क्या नाम दिया भाई, यहाँ पे जो आपके पास में जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो सेम प्राप्त हो रहा, नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया, अशुद्ध। शुद्ध भाई ये शुद्ध था हमारे पास, शुद्ध लंबा था, ये कैसा था, शुद्ध बोना था। लेकिन यहाँ पे एक तो शुद्ध, एक क्या होगा, अशुद्ध। तो यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है हमारे पास। कैसा है, अब यहाँ पे आपको प्रभावी लक्षण कौन सा दिखाई दे रहा है, दिखाई तो आगे तो कौन सा बड़ा टी आ रहा है, बड़ा टी आ रहा है, तो मतलब आगे तो है तो शुद्ध, मतलब प्रभावी कौन सा लक्षण है, लंबेपन का, लेकिन कैसा हो गया, अशुद्ध। ठीक है, तो अपने पास ये क्रॉस मिला, कौन सा क्रॉस मिला, टी। तो इस क्रॉस को क्या नाम दे दिया अपन ने, F1PD। क्या नाम दिया, F1PD। तो मैं बार बार बोल रहा था F1PD, तो मतलब जनक तो ये थे, जनक से जो प्राप्त संतति है उसे क्या बोलते हैं अपन, F1PD। अब इनसे जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे बोलेंगे अपन F2PD। क्या बोलेंगे, F2PD। अब इस पीढ़ी का अपन क्या करवा दे, क्रॉस करवा दे। ठीक है, इसके कोई से भी अपन 2 ले लेते हैं, तो 2 लेके क्रॉस करवा दे तो अपन को कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी, F2PD। देखते हैं इनके बीच में क्रॉस करवा के देखा, सेम आता है, एक अलग अलग। ये था ना टी, ये था टी। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, टी, इसमें से क्या हो गया, टी। इसको इससे रिएक्शन करवाए तो क्या आ गया, शुद्ध लंबा। इसका इससे करवाए तो क्या आएगा, अशुद्ध लंबा। इसका इससे करवाएंगे, अब इसका इससे करवाया तो कैसा आया, टी, और इसका इससे करवाया तो कैसा आया, शुद्ध। तो यहां पे आपने क्या देखे, शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध बोना, और ये कैसे आगे, अशुद्ध, अशुद्ध लंबे आगे। कैसे आगे, अशुद्ध। तो यहां पर आपको जो F2PD, अब ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F2PD। कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, F2PD, F2 जनरेशन कहलाएगी। अब यहां पे आपके पास ये बताओ कि कितने लक्षण मिले आपको यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास जो जीन मिले हैं, अपन कह सकते हैं लक्षण। लक्षण भाई आपके पास एक वर्ड आएगा, आपसे अनुपात पूछेगा कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी होती है, एकल संकर संकरण होता है, उसका लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है। अब आपको यहाँ पे लक्षण में क्या दिखाई दिया, हाँ, कि लक्षण में देखें यहाँ पे अपन, ठीक है, लक्षण में देखें तो ये भी लंबा है भाई, शुद्ध अशुद्ध बात की बात है। ये भी कैसा है, लंबा है। ये भी कैसा है,
लंबा है, और एक क्या है, छोटा है। तो लंबों का अनुपात कितना है, 3, और बोनक का अनुपात कितना है, 1। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के अंदर, 3:1। कितना हो जाएगा, 3:1। ये किसका है, लक्षण प्रारूप का अनुपात। क्वेश्चन आएगा प्रथम पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है, कितना होता है, 3:1। क्योंकि इस पीढ़ी के अंदर 3 तो कैसे पौधे हैं, लंबे, और एक कैसा पौधा हो रहा है, बोना पौधा हो रहा है। तो ये दे दिया इसका 3:1। अब पूछेगा आपसे जीन प्रारूप, क्या पूछेगा, जीन प्रारूप। ठीक है, कैसा प्रारूप, जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप कितना है यहाँ पे, अब देखो अलग अलग देखो सबको, शुद्ध लंबा, ठीक है, एक है ना। अब ये दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है कि नहीं है यहाँ पे, तो कितने हैं, 2। और ये कैसे कितना है, शुद्ध बोना, 1। तो जीन प्रारूप कितने हो गए, 1:2:1। भाई इसके जो जीन है, भाई यहाँ पे आपने बढ़िया तरीके से इसके जीन का मतलब क्या हो गया कि आंतरिक लक्षणों का अध्ययन किया। आंतरिक लक्षणों का अध्ययन कैसे हुआ कि भाई ये तो कैसा है, शुद्ध लंबा, ये कैसा है, अशुद्ध लंबा, ये कैसा है, अशुद्ध लंबा, और ये कैसा है, शुद्ध बोना। तो आपके पास 3 प्रकार के बीज मिले, नहीं मिले आपको, कि यदि आपको शुद्ध बोना प्राप्त करना है तो, शुद्ध लंबा प्राप्त करना है तो इसका यूज करो, अशुद्ध का प्राप्त करना है तो इसका करो, फिर बोना ये है। ये क्या कहलाता है, जीन प्रारूप। क्या कहलाता है, जीन प्रारूप। और बाहरी संरचना को देख के आप क्या करते हो, इसका डिवाइडेड करते हो कि बाहर से शुद्ध कितने मिले और अशुद्ध कितने मिले, तो वो कहलाएगा हमारा लक्षण प्रारूप। क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या हो जाएगा, बाहरी संरचना का अध्ययन करना, क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। और आंतरिक संरचना या आनुवांशिक की जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप। तो इस प्रकार से इनका क्या पूछता है, अनुपात पूछता है। आया समझ में। तो डायरेक्ट लिखाऊं या बनाओगे ऐसे, हाँ, अनुपात लिख लेना। आपसे पूछे संतति कितनी प्राप्त हुई है आपको, संतति कितने प्रोडक्ट प्राप्त हुए यहाँ पे, 4। लिख लो संतति की संख्या 4। F2 में प्राप्त होंगे भाई, F1 में रिजल्ट थोड़ी आएगा। मैंने क्या कहा कि तुम्हारी जो संतति उत्पन्न होगी किसकी तरह जाएगी, दादाजी की तरह। तो यहाँ पे अपने रिजल्ट कब प्राप्त हुआ अपन को, F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ, नहीं हुआ भाई। यहाँ पे F1 तो अपन ने करवा दिया, यहाँ पे ये जनक है, ये जनक के मध्य क्रॉस करवाए, तो ये आप मान लो ये तो कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। अब इस दोनों के मध्य अपन ने क्रॉस करवाए तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई अपन को, F2 पीढ़ी। अनुपात नहीं पूछेगा आपसे ना, अनुपात तो अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग चलता है ना। अनुपात आएगा, वो अनुपात अपने पास केवल ऐसे पूछेगा कि एकल संकर संकरण में जीन प्रारूप का अनुपात क्या है, लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है, इतना पूछेगा। 3:1 और इसका 1:2:1। एक लक्षण की विकल्पियों के मध्य क्रॉस करवाना, इसकी परिभाषा लिखो, एक लक्षण की विकल्पियों के मध्य क्रॉस करवाना, एक लक्षण की विकल्पियों के मध्य क्रॉस करवाना। अब जैसे मैंने तो ये डायग्राम से बता दिया ना, लेकिन जो रिएक्शन इसमें करवाते हैं ना, तो इस प्रकार से करवाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे टीटी की करवाई थी, इस प्रकार से करवाते हैं ना, एक था टीटी, ये था, इस प्रकार से करवाते हैं। बुकों में आपको इस प्रकार से मिलेगा ना। तो एक क्वेश्चन क्या यहाँ पे बनता है, इस टी का इस टी से करवाओगे तो क्या बनेगा, टीटी। इस टी का इस टी से करवाओगे तो क्या बनेगा, टीटी। इसका इससे कराओगे तो क्या आएगा, टीटी। इसका इससे कराओगे तो क्या आएगा, टीटी। तो ये याद रखना। क्या कहते हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम को क्या कहते हैं, आपसे पूछ ले। ये जो मैंने सारणी बनाई है ना, इस सारणी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेकर बोर्ड होता है। तो जो हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं ना, उसकी सारणी को क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड।
ठीक है, इसका दूसरा नाम है पन्नेट। क्या नाम है? पन्नेट। देखो द्विसंकर संकरण के अनुपात लिख लो ना, द्विसंकर संकरण के अनुपात लिखने हैं केवल, द्विसंकर संकरण के, द्विसंकर संकरण के अनुपात लिख लो। पहला लिखो फिनोटाइप, मतलब लक्षण प्रारूप के लिख लेना 9:3:3:1, लक्षण प्रारूप के ना। क्या अनुपात है? 9:3:3:1। और लिखो जीनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप का लिख लो। जीनोटाइप का मतलब जीन प्रारूप। ये वैसे पूछेगा नहीं है ना, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा रहता है ये। लिख लेना 101, 2:2:4:1:1:2:1:1। कैसे याद रखोगे इसको? 122, 412, 121, कैसे भी याद रख लेना है ना, क्योंकि इसके अंदर संतति कितनी बनती है? 16। कितनी बनती है? 16 संतति बनती है इसके अंदर। पूछ ले तो मैं तो मेरी तरफ से तो पूरा कंप्लीट करके चलूँ ना, अब पूछे कुछ भी। लिखो मेंडल के नियम, बस केवल नाम नाम लिख लेना, क्योंकि आपके है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैं फिर भी ऐसे लिखा देता हूँ भाई, रहेगा आपके पास, पता तो रहेगा। देखो मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल। आपसे पूछे कि मेंडल के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो लिख लेना कार्ल कोरेनसन, कार्ल कोरेनसन ने दिए। ठीक है, तो इसने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक नियम दिया था पृथक्करण का नियम। तो इसने कितने नियम थे? आपसे पूछे मेंडल के नियम कितने हैं? 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का मतलब जो लक्षण प्रकट हो रहा है ना भाई, जो लक्षण प्रकट होगा, एफएनपीडी में जो लक्षण प्रकट होता है वो कैसा होता है? प्रभावी जीन, इसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। एक आता है पृथक्करण का नियम, केवल नाम नाम याद रख लेना आप ना, क्योंकि मान लो गलती से पूछ ले तो। एक लिख लेना स्वतंत्र, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम दिए थे मेंडल ने, है ना, तो केवल नाम नाम याद रखने हैं आपको। इसने नियम दिया था, मेंडल के नियम है ना, जो इस वैज्ञानिक ने दिए थे मेंडल के नियम के नाम से। मेंडल तो निष्कर्ष निकाल के गया था, फिर मेंडल तो खत्म हो गया था, फिर बाद में नियम किसने दिए? पॉल कोरेनसन ने। हाँ, अपवाद भी आते हैं मेंडल के नियम के। आपसे पूछे कि प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। क्या जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब जैसे दो चीजों के बीच में क्रॉस करवाया तो अलग ही प्राप्त हो रही है। इसके अंदर एक पौधे का नाम आता है स्नैपड्रैगन, पौधा आता है एक, जिसको 4 ओक बोलते हैं। तो उस पौधे के अंदर कितने फूल आते हैं? एक पौधे के अंदर 4 प्रकार के अलग अलग फूल आते हैं। भाई आप जो फसल बोल रहे हो,
आपने मान लो कि एक पौधा लगाया, आपने देखो कहीं कहीं हजारा का जो पेड़ होता है उसके जो फूल आते हैं कभी तो सफेद से निकल जाते हैं, कभी रेड होते हैं, तो एक पेड़ के अंदर 3-4 तरीके के पुष्पाते नहीं आते, तो वो कैसा है? अपूर्ण प्रभाविता, मतलब जो लक्षण था वो प्रभावी हुआ नहीं। तो इसका अपवाद लिखो, इसका प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। और एक लिखो सह प्रभाविता, इसी का सह प्रभाविता, अपवाद सह प्रभाविता, ठीक है। दो अपवाद हो गए, प्रभाविता के नियम के अपवाद, सह प्रभाविता। अब सह प्रभाविता किसमें पाई जाती है? आपके ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों मिलते हैं, दोनों लक्षण मिलते हैं। और आपका ब्लड ग्रुप कैसा होता है? तीसरा। अरे आपने कभी देखा होगा कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप अलग था ना, और आपका ब्लड ग्रुप कैसा आया? अलग ही आएगा ना, ये थोड़ी माँ बाप से मैच खाएगा। ये कैसा अपवाद है? सह प्रभाविता का, मतलब प्रभावी भी प्रकट हो रहा है और अप्रभावी भी प्रकट हो रहा है, क्या कहलाता है? सह प्रभाविता। क्या कहलाता है? सह प्रभाविता। एक लिख लो, इसका लिख लो सहलगनता, इसका अपवाद लिख लो सहलगनता। हाँ तीसरे का, दूसरे का नहीं है कोई, है ना। सहलगनता, पृथक्करण का नहीं, सहलगनता। हाँ स्वतंत्र प्यून का नहीं है। स्वतंत्र प्यून का मतलब क्या होता है कि जो जीन होते हैं ना ऑटोमेटिक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो सहलगनता होती है ना इसके अंदर स्वतंत्र नहीं हो पाते, तो इसका क्या है? अपवाद है। रोग लिखो, आनुवांशिक संबंधित रोग, संबंधित रोग 4-5 रोग है ना। फिर इनको करके अपन क्या करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हो चुका आपके हिसाब से तो, पर मान लो पूछ ले तो फिर क्या करें। देखो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कि अपने रोग भी है ना चैप्टर में, पूछ सकता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है कि जो हमारा 21 नंबर का गुणसूत्र होता है ना उसका रिपीटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिपीटेशन। मतलब हमारे कितने गुणसूत्र होने चाहिए? 46 होने चाहिए, लेकिन 21वां गुणसूत्र कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 2 बार, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया कि हमारा 21वां गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र की क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति। क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति, ठीक है। तो हमारा जो 21वां गुणसूत्र है 2 बार आ गया, तो हमारे पास गुणसूत्र कितने होते हैं? मतलब जोड़ी की बात करें तो अपने होते हैं अपने 22 जोड़ी, 22 प्लस 1, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 23 जोड़ी। तो हमारे पास जो 21वां गुणसूत्र है, गुणसूत्र कौन सा है? 21वां। या अपन बात करें अपन टोटल गुणसूत्र कितने हमारे पास? 46। 46 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र क्या आ गया? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन सा आया? 21वां गुणसूत्र। तो टोटल हमारे गुणसूत्र कितने हो गए? 47। क्या आ गए? 47। अब एक गुणसूत्र ज्यादा बढ़ने से क्या होगा? व्यक्ति सही होगा या फिर कुछ न कुछ दिक्कत होगी? उसके रोग हो जाता है डाउन सिंड्रोम रोग। क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम रोग। इसका मतलब होता है वो मंद बुद्धि पैदा होता है। कैसा होता है? मंद बुद्धि, ठीक है। 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से क्या होगा? जो बच्चा पैदा होगा वो मंद बुद्धि पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? मंद बुद्धि। और इसको बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। तो इसे क्या आपसे गुणसूत्र, इसमें क्या करवाएगा? गुणसूत्र क्रॉस करवाएगा। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन सा गुणसूत्र क्या है, इसके अंदर गुणसूत्र क्रॉस करवाएगा कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम। एक लिखो एडवर्ड, अगला लिखो एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है? 18वें गुणसूत्र की। 18वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? तो यहां पे भी गुणसूत्र कितने बढ़ गए?
47 हो गए। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मस्तिष्क में विकार। मतलब इसमें ये होगा कि जो बच्चा है उसका जीवन काल केवल 6 महीने का होता है। कितना होता है, अब सीधी सी बात है, माइंड का विकास ही नहीं होगा तो बच्चा जिएगा कहाँ से। तो इसमें इसका जीवन काल कितना हो जाता है, 6 माह। तो जो एडवर्ड है कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है, 18वें की वजह से। और डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, 21वीं की वजह से। एक आएगा पटाउ सिंड्रोम। कौन सा आएगा, पटाउ सिंड्रोम। ये होगा हमारे 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। कौन से गुणसूत्र की से, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। एक नाम सुना है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम 6 प्रकार के चलते हैं हमारे सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक नाम सुना है हीमोफीलिया, वर्णांधता। ये सारी चीजें इसमें आती है। तो अगला लिखो टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे तो गुणसूत्र क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अब गुणसूत्र क्या होंगे, घट जाएंगे। तो एक लाइन लिख लेना इन तीनों के आगे, इनमें एक गुणसूत्र की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। अब लिखो, अगला लिखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो एक एक्स गुणसूत्र है ना उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देखो वैसे हमारे पास लिख लेना इसमें एक गुणसूत्र क्या आ जाती है, लिख लेना मादा में, मादा में एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो गुणसूत्र कितने रह गए आपके पास, 45। कितने रह गए, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 45। भाई एक गुणसूत्र कब हो गया ना, तो 45। भाई टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, महिलाओं में कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स। अभी एक्स गुणसूत्र क्या हो गया, 0। मतलब एक्स गुणसूत्र की क्या आ गई, कमी आ गई। तो महिला क्या पूरी महिला बनी क्या फिर यहाँ पे, भाई एक गुणसूत्र की कमी आ गई महिला के अंदर। महिला, हमारे पुरुषों में कितने होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, तो महिला के अंदर एक्स गुणसूत्र कमी हो गई तो ये महिला बांझ उत्पन्न हो जाएगी। कौन क्या उत्पन्न हो जाएगी, बांझ। तो महिलाओं के अंदर बांझपनता का कारण गुणसूत्र का भी होता है, वो किस गुणसूत्र की वजह से होगा, एक्स गुणसूत्र की वजह से। तो टर्नर सिंड्रोम जिस महिला को हो गया उसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये महिलाएं कैसी हो जाती है, बांझ या बंदे। अगला लिखो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये होता है पुरुषों में, किस में होता है, नर के अंदर। नर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कि एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक एक्स गुणसूत्र अधिक। नर के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई। टोटल गुणसूत्र कितने थे यहाँ पे, 46। अब इसमें क्या, कौन सा गुणसूत्र ज्यादा हो गया, एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो गया। अब ये बताओ इस एक्स गुणसूत्र के ज्यादा होने से वो आदमी की तरह व्यवहार करेगा महिलाओं की तरह। तो ऐसा नर क्या होगा, नपुंसक। ऐसा नर कैसा हो जाएगा, नपुंसक। तो वो अलग चीज है, थर्ड जेंडर वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। उनके अंदर अभी बताऊंगा, वो जेकब सिंड्रोम में आएगा। सुपर वुमेन, सुपरमैन, ये मत बोला करो ना। तो सुपर बोलते हैं, सुपरमैन, सुपर वुमेन, सुपर बोलते हैं उनको। अगला लिखो जेकब सिंड्रोम।
वो तो क्या है देखो, उनके अंदर क्या होता है कि जैसे जिस टाइम गर्भ के अंदर बच्चे होते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, हमारे गुणसूत्रों की लड़ाइयाँ होती है, प्रभावी और अप्रभावी वाली। जो गुणसूत्र प्रभावी हो जाता है ना जिस टाइम पे, वो गुणसूत्र का लिंग चेंज हो जाता है। शुरुआत में तो नॉर्मल होते हैं ना, तो शुरुआत में क्या 2-4 महीने में क्या पता थोड़ी चलता है कि मेल है कि फीमेल है, वो तो बाद में, लिंग निर्धारण तो बाद में होता है। 5वें-6ठे महीने में जाने के बाद में उसमें पता चलता है कि कौन सा गुणसूत्र हैवी हो रहा है, एक्स गुणसूत्र हैवी हो रहा है कि वाई हैवी हो रहा है। आपने देखा होगा इस प्रकार से पुरुषों के अवशेषीय अंग है भाई, शुरुआत में तो सभी नॉर्मल बनते हैं, इसकी तो 5वें-6ठे महीने में जाके पता चलता है कि कौन सा गुणसूत्र प्रभावी हुआ। एक्स गुणसूत्र प्रभावी हुआ तो महिलाएं बन जाएंगी, वाई गुणसूत्र प्रभावी हुआ तो कौन से हो जाएंगी, नर बन जाते हैं। तो हमारी स्ट्रक्चर सेम महिलाओं की तरह ही होती है बाहरी तो, है कि नहीं है, लेकिन वैसे एक इनका जनन सिस्टम का ही तो अलग है पार्ट। वो तो सेम इस वजह से होता है क्योंकि शुरुआत में तो जो बेबी होता है उसमें कोई फर्क वो नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, फिर बाद में जाके चेंज होता है, जिस वजह से जो चेंज होगा वाई गुणसूत्र होगा तो वो नर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगी तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मादा में। अब इन दोनों गुणसूत्रों के मध्य मान लो कोई एक भी गुणसूत्र खराब हो गया, या पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा हावी हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा, तो उस गुणसूत्र के मध्य क्या होगा कि वो दोनों गुणसूत्रों ने अपना अपना इफेक्ट दिखा दिया, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेल का भी कुछ पार्ट दिख जाएगा और फीमेल का भी दिख जाएगा, उन्हें बोलते हैं फिर वो इसके। सुपर ये भी होते हैं, सुपर और भी आते हैं जिनमें खतरनाक वो होते हैं ना, कभी नाम सुना होगा अधिनर अधिमादा, वो वाले खुंकार, नाम सुना, खुंकार नर खुंकार मादा, वो लिखो जेकब सिंड्रोम। अगला लिखो जेकब सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि जो नर होता है ना उसके अंदर एक वाई गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। नर में क्या हो जाएगा, गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स वाई वाई हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, एक वाई गुणसूत्र आ गया तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, ठीक है। और इसे बोलते हैं अपन, और वाई गुणसूत्र की अधिकता हो रही है, ये तो अपन को दिख ही रहा है कि वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता, वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, अधिकता। इसके साथ हम देखते हैं कि इसका टेस्टेरोन लेवल क्या हो गया, अधिक हो गया। आपने देखा होगा महिला और पुरुषों के अंदर जो गुस्सा होता है, आक्रामकता होती है, वो पुरुषों के अंदर ज्यादा पाई जाती है। वो किस हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और जो आक्रामकता होती है वो 18, 16, 17 साल में आता है, जो ही ज्यादा काम करता है वो, ठीक है। जब से लेके वो 23-24 साल की उम्र होती है उस ईयर के अंदर ज्यादा करता है। फिर बाद में क्या होता है, इस हार्मोन का लेवल कम पड़ने लग जाता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। एक नाम सुना होगा बंदीकरण, जो आवारा पशु वगैरह नारे वगैरह घूमते हैं इनका बंदीकरण करते हैं, बंदीकरण करने के बाद में वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्टोस्टेरोन जो बनता था वो बनना ही क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं, इस वजह से वो आराम से घूमते हैं। कभी जो झुंडों के अंदर गौशाला वगैरह होती है, कभी उनके अंदर जाके आप पकड़ लो गाय वगैरह को ऐसे, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है, ज्यादा होगा तो आक्रामकता उतनी ज्यादा होती है। महिलाओं के अंदर ये पाया नहीं जाता है। दूसरा लिखो मादा में, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख लेना अधिनर, अधिनर, या इसे बोलेंगे खुकार, सुपर, सुपरमैन। और मादाओं के अंदर क्या होगा, 44 प्लस ये, ठीक है। कौन से गुणसूत्र की अधिकता हो गई, एक्स गुणसूत्र की अधिकता, है ना, एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो गई, ठीक है। और हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन, कौन सा बढ़ेगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो मैंने बोला था ब्यूटी हार्मोन होता है, ब्यूटी हार्मोन किसे बोलते हैं, एस्ट्रोजन से। इस हार्मोन के बढ़ने से महिला अति सुंदर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अति सुंदर, ठीक है। लेकिन इसका जो
महिलाओं का जो गुण है वो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एक्स्ट्रा। इस वजह से बोलते हैं खुकार मादा। क्या बोलते हैं? खुकार मादा। सुपर वुमेन। भाई एक एक्स गुणसूत्र की क्या होगी? बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो वो जो एक नॉर्मल महिला के अंदर जो वो आ रहा था, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन आ रहा था, उससे कितना आ रहा है? अब डबल आ रहा है, नहीं आ रहा? तो महिलाओं वाली जो उसकी प्रवृत्ति थी वो डबल हुई नहीं हुई। इस वजह से क्या नाम दे दिया? पुकार। एक रोग लिखो लास्ट, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। ये हो गया, लास्ट लिख लो हीमोफीलिया। ये रोग क्या होता है? केवल महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। जो महिलाओं के अंदर जो एक्स गुणसूत्र होता है, इस पर जो रोग का जो जीन होता है ना, ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। आपसे पूछे हीमोफीलिया कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक। किसी महारानी को हुआ था क्या ये रोग क्या करता है? इस रोग का जीन एक्स गुणसूत्र के जीन पर आ जाता है। एक्स गुणसूत्र के जीन पर आ जाता है। अब एक्स गुणसूत्र के जीन पे आ गया तो ये काम जो रोगी व्यक्ति होता है ना, उसके बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बढ़ने देता। आपने नाम सुना जो महारानी थी ब्रिटेन की, विक्टोरिया महारानी, उसके ये बीमारी थी। मतलब थोड़ा सा भी उसकी बॉडी में यदि कट लग गया तो उसकी बॉडी के अंदर ब्लड रुकेगा नहीं। इस वजह से हीमोफीलिया को बोलते हैं शाही बीमारी। क्या बोलते हैं? शाही बीमारी। कौन सी बीमारी बोलते हैं? शाही बीमारी। ठीक है, जिन पर आ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता है। हम्म, इतना ही दे लो विटामिन के, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लिख लो वर्णांधता, लास्ट ये वो लिख लो। वर्णांधता उतर गया। ये भी कौन से उस पे होता है? एक्स गुणसूत्र पर होता है ना। जो हमारे आंख के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक तो शंकु और एक शलाका। तो शंकु कोशिका होती है ना, वो रंग का निर्धारण करती है। तो जिस व्यक्ति में ये रोग हो गया, जो क्या करता है? शंकु का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता? शंकु सेल्स का निर्माण। शंकु सेल्स का निर्माण नहीं होता है। निर्माण नहीं होता है। और ये पुरुषों में पाई जाती है, देख लेना। शंकु सेल्स में निर्माण नहीं होता है। अब शंकु सेल्स का निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा? व्यक्ति हरे व लाल रंग में भेद नहीं कर पा। ठीक है, और ये रोग किस में होता है? पुरुषों में। इस रोगी कौन होगा? हमेशा पुरुष। ठीक है, ये थी हमारी आनुवांशिकी। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।